जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. My name is Rizwan and I am a civil engineer and I am working as civil engineer from last 10 years, specifically in manufacturing and textile industry, जहाँ पे different जो construction के projects हैं उसमें as engineer और engineer representative different roles मैं perform कर चुका हुआ हूँ। और चूँकि आप कुछ इंटरव्यू लेना चाह रहे थे इंजीनियर रोल्स के हवाले से कि इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इंजीनियर का रोल क्या होता है, तो आई विल बी डिस्कसिंग दैट इन दिस शॉर्ट वीडियो और होपफुली आपको काफ़ी चीज़ें इससे क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन था कि इंजीनियर का जो रोल है वो प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होता है और इसी तरीके से इंजीनियर्स रिप्रेजेंटेटिव का रोल क्या होता है। तो अगर मैं इंजीनियर्स के रोल की बात करूं तो अगर इसको ब्रॉडर टर्म में बात की जाए तो इसमें इंजीनियर के तीन रोल्स बनते हैं। एक उसका टेक्निकल रोल है और एक उसका जो रोल है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्म में आ जाता है और तीसरा रोल उसका जनरल मैनेजमेंट या लीडरशिप की टर्म में आ जाता है। बट ज़्यादा हमारे यहाँ पे जो फोकस होता है, एम्फेसिस होता है वो जो टेक्निकल या जो उसका स्पेसिफिक रोल्स हैं उस पर होता है। तो मैं ज़्यादातर इसके हवाले से ही बात करूँगा और वो बताऊँगा कि किस तरीके से इंजीनियर एक पूरे जो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट होता है उसके लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व होता है और किस तरीके से वो उस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट जगहों पे जो इनपुट्स है वो देता है और पूरे प्रोजेक्ट को स्मूथली लेके चलता है। तो उसमें जो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है इंजीनियर का थ्रू आउट द प्रोजेक्ट वो लाइजनिंग का होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द टेंडरिंग स्टेज, दरमियान में जो भी ड्राइंग्स वगैरह हो रही होती हैं, जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है, जो उसमें मटेरियल्स आना जाना, टेस्टिंग वगैरह सब चीज़ें जो हैं, और जब क्लोजिंग होती है, हैंडिंग ओवर होता है, ये सब स्टेज में जो इंजीनियर है इसका रोल जो होता है वो लाइजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें वो एम्प्लॉयर के साथ भी लाइजन में होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी होता है, इवन कभी कभी सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके साथ भी होता है, और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स और भी हो सकते हैं। कोई कंप्लाइंस रेगुलेशन अथॉरिटीज़ हो सकती हैं, गवर्नमेंट के इदारे हो सकते हैं, तो उनके साथ लाइजनिंग में रहना और उसके हिसाब से जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहला रोल जो है वो ये है। और इसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट रोल है वो टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट का है। जो इंजीनियर है वो जब टेंडरिंग स्टेज होती है उस टाइम से ही तमाम चीज़ें जो है वो एम्प्लॉयर से लेके उनकी रिक्वायरमेंट्स लेके उसके मुताबिक जो एक टेंडर डॉक्यूमेंट बनाता है उसके अंदर जो है वो ड्राइंग्स भी होती हैं, स्पेसिफिकेशंस भी होती है, BOQ भी होता है, और कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होती हैं जो जनरल भी होती हैं और स्पेसिफिक भी होती हैं। तो वो उस प्रोजेक्ट की तमाम चीज़ों को जानते हुए, रिक्वायरमेंट्स को लेते हुए, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के बाद वो एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बनाता है। फिर टेंडरिंग के दौरान वो जितना भी टेंडरिंग स्टेज है उसमें हेल्प करता है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर की सिलेक्शन में हेल्प करता है, उसका क्राइटेरिया डेवलप करता है, और जब टेंडर होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होता है तो उसके लिए भी जो चीज़ें होती हैं उसमें वो हेल्प कर रहा होता है। तो बेसिकली जो भी टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें इंजीनियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो थ्रू आउट जो लाइफ साइकिल है प्रोजेक्ट का या जो कंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूशन का, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आती रहती हैं, ड्राइंग्स की चेंजिंग्स, तो उसमें जो है ना वो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है इंजीनियर के साथ, एम्प्लॉयर की और कॉन्ट्रैक्टर की। तो उसमें इंजीनियर बहुत फैसिलिटेट कर रहा होता है। कहीं पे कोई ड्राइंग चेंज करने की रिक्वायरमेंट आ रही है, डिज़ाइन में कोई कम्प्लेक्सिटी आ रही है, कोई डिज़ाइन की समझ नहीं आ रही, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि परसीव कुछ किया होता है लेकिन जब साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे साइट कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो ड्राइंग्स चेंज करनी होती हैं या कोई डिज़ाइन चेंज करना होता है तो वो सारी चीज़ें इंजीनियर ही कर रहा होता है। तो उसको वो एज ए रिलीजियसली लेके चल रहा होता है कि उसने वो सब चीज़ें प्रोएक्टिवली देखनी होती हैं। और इसके अलावा इसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है कि सुपरविज़न भी उसकी ओवरऑल करता रहे। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंजीनियर है वो थ्रू आउट वहाँ पे सुपरविजन के लिए मौजूद हो। इंजीनियर्स रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पे हो सकता है, जो एक सेकंड रोल है वो वहाँ पे सुपरविजन करके जो भी इंजीनियर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टर से लेके इंजीनियर को देगा। इंजीनियर रिप्रेजेंटेटिव या इंजीनियर ट्रैक भी ले सकता है, और वो तमाम रिक्वायरमेंट जब इंजीनियर के पास आती हैं तो उसके मुताबिक उसको ये पता चलता है कि क्या जो क्वालिटी की चीज़ें हैं, जो क्वालिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो स्केजुअल है या जो कॉस्ट है या जो ये
ये तमाम पैरामीटर्स हैं, जो स्कोप है, उन तमाम चीज़ों को वो फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो सुपरविज़न प्रॉपर्ली करवा सके। उसमें वो सुपरविज़न फुल टाइम भी हो सकती है, वो सुपरविज़न जो है वो जो सिर्फ टॉप सुपरविज़न भी हो सकती है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है सेटिंग पे एम्प्लॉयर की इंजीनियर के साथ, और उस हिसाब से तमाम चीज़ें चल रही होती हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट ये होता है कि चूँकि प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हो रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें अनफोर्सिन होती हैं, नहीं पता होती। प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आने लग जाती हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से होती हैं, कुछ कंडीशंस की वजह से होती हैं, कुछ हालात ऐसे होते हैं, कुछ एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स ऐसी हो जाती हैं। तो जो भी चेंजिंग्स आ रही हैं, उन तमाम चेंजिंग्स को, वेरिएशन ऑर्डर्स को अप्रूव करना, उन तमाम वेरिएशन ऑर्डर्स को चेक करना, उसकी जो वैलिडिटी है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उन तमाम चीज़ों को चेक करना या डिसअप्रूव करना, ये तमाम चीज़ें जो इंजीनियर है इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट है कि जो भी जहाँ पे भी सेटिंग आउट्स वगैरह होती हैं, लेआउट्स वगैरह हो रहे होते हैं, जो भी साइट पे जो कंडीशंस होती हैं, हाइट्स, डायमेंशंस वगैरह, तमाम चीज़ों को इंश्योर करना, ये भी जो है ना इंजीनियर का काम होता है। और उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्टर का, सब कॉन्ट्रैक्टर्स का या इंजीनियर रिप्रेजेंटेटिव का जो है वो हेल्प लेता होता है। और इसके अलावा ये होती है कि जो भी इंस्पेक्शंस होती हैं, बिकॉज जो भी काम चल रहा है उसको थ्रू आउट मोनिटर भी करना होता है, तो वो इंस्पेक्शन परफॉर्म करता है टाइम बाय टाइम। वो उसके लिए जो रिपोर्ट्स भी मंगवा सकता है, वो जाके साइट पे विज़िट भी कर सकता है, जो रूटीन विज़िट भी कर सकता है, और सरप्राइज विज़िट भी कर सकता है, इंस्पेक्शन परफॉर्म कर सकता है। उसमें वो डिफरेंट किस्म की इंस्पेक्शन करता है। कुछ क्वालिटी की इंस्पेक्शंस होती हैं उसमें, जैसे अब मटेरियल की टेस्टिंग भी होती है, वर्कमैनशिप की भी इंस्पेक्शन कर सकता है कि क्या वो एज़ पर स्टैंडर्ड, एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट चीज़ें कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, बन रही हैं, डेवलप हो रही हैं या नहीं हो रही, जो मटेरियल्स मंगवाए हैं वो एज़ पर स्टैंडर्ड है या नहीं। तो वो तमाम इंस्पेक्शन और उनका तमाम जो लॉग है वो मेंटेन करवाता होता है। इसके अलावा ये होता है कि एक बाज़ औक़ात जो भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है, उसके कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिलेज़ की तरफ जा रहा होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो उन डिलेज़ को जो है ना उसके लिए एक्सटेंशन ऑफ टाइम क्लेम करता होता है कि हमें इसके लिए टाइम एक्सटेंड किया जाए। अब उसमें फिर इंजीनियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो ये देखे कि क्या जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम कॉन्ट्रैक्टर डिमांड कर रहा है वो वैलिड है या नहीं है, क्या वो वाकई जस्टिफाइड है या नहीं है, या कितने हद तक जस्टिफाइड है, कितना उनको टाइम एक्सटेंशन दी जा सकती है, कितनी नहीं दी जा सकती। और इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि जो एम्प्लॉयर है ऑब्वियसली उसके लिए टाइम बहुत मैटर कर रहा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो उस तरीके से इन चीज़ों को डील करे कि एम्प्लॉयर के भी जो स्टेक्स हैं उनका भी ख्याल करे, और कॉन्ट्रैक्टर की अगर वो रिक्वायरमेंट्स वैलिड हैं तो उनको भी देखे, तो दोनों को देखते हुए वो चीज़ों को पूरा करे। इसके अलावा जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, रिकॉर्ड्स हैं, जितनी भी ड्राइंग्स हैं, इन सब का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी बिकॉज जब एंड में प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो आईपीसीज जो भी इंटरिम पेमेंट सर्टिफिकेट्स होती हैं, या एंड में जो आखिरी इनवाइस होती है, जब उसको चेक करना होता है और उसको वेरीफाई करना होता है, उसके बाद जो इंजीनियर है वो एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करता होता है। और उस कंप्लीशन सर्टिफिकेट को इशू करने से पहले ज़रूरी है कि वो तमाम चीज़ों को देखे, उसका एक एक चीज़ का रिकॉर्ड हो। कोई चेंज आई थी, कोई ड्राइंग चेंज हुई थी, उसके टेस्ट के रिकॉर्ड्स होने चाहिए, उसके मटेरियल की स्पेसिफिकेशन के रिकॉर्ड्स होने चाहिए, टाइम स्केजुअल्स वगैरह हर चीज़। जब वो तमाम चीज़ें होंगी तो कॉन्ट्रैक्टर उन तमाम आईपीसीज को, उन तमाम इनवाइसेस को प्रॉपर्ली चेक कर सकता है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुका हुआ होता है तो जो इंजीनियर होता है वो चेक करता है कि जो छोटी मोटी इश्यूज़ रह गए हैं, ये हर प्रोजेक्ट में इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। कोई चीज़ें होती हैं उसमें कोई क्वालिटी के इश्यूज़ रह गए होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं उसमें फिनिशेस के इश्यूज़ रह गए होते हैं, तो उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्टर पूरा करे। उसके लिए वो स्नैग लिस्ट बनाता है, वो स्नैग लिस्ट को स्नैगिंग करना, डिस्नैगिंग करना, ये तमाम चीज़ों में इंजीनियर इन्वॉल्व होता है। और इसके अलावा ये होता है कि जो भी सर्टिफिकेट्स हैं एट द एंड इंजीनियर इशू करता है, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी हो सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस भी हो सकता है। तो ओवरऑल अगर नटशेल में बात करूं तो जो इंजीनियर है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और उसकी जितने भी रोल्स हैं, रोल से ज़्यादा उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि वो उस तमाम चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उसको एक्टिवली देखे कि इस पूरे प्रोजेक्ट को की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास है। तो ये तमाम रोल्स थे जो मैंने आपको बताए एक इंजीनियर के होते हैं ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, स्पेसिफिकली जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके दौरान। होपफुली आपको पहले क्वेश्चन का एक रीज़नेबल आंसर मिला होगा। थैंक यू। अच्छा, आपका दूसरा क्वेश्चन जो था रिगार्डिंग कि जो
इंजीनियर होता है इसको साइट पे और कौन कौन से ऐसे टीम के लोग चाहिए होते हैं जो उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या रोल्स हैं उनको फुलफ़िल करने में मदद दे। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है कॉन्टेक्स्ट पे, इंडस्ट्री पे, प्रोजेक्ट पे, सेटिंग्स पे, गवर्नेंस पे, इन तमाम चीज़ों पे। लेकिन मैं बहुत ही जेनेरिक आपको अगर बताऊं तो अगर एक इंजीनियर है तो उसको जनरली इंजीनियर जो है ना वो मोस्टली डील कर रहा होता है डिज़ाइन, टेक्निकल ड्राइंग्स या जो लाइजनिंग को। तो उसको जो साइट पे एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो प्रॉपरली सुपरविजन करे और एक एक चीज़ उस तक पहुंचाए। और तो बेसिकली सुपरविजन का जो काम है वो जो है ना वो एक इंजीनियर रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर रहा होता है या कोई इस तरह का इक्विवेलेंट बंदा वहाँ पे हो सकता है। तो टीम का एक तो इम्पोर्टेंट बंदा हो गया जो वहाँ पे सुपरविजन देख रहा होता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट दूसरा जो रोल हो सकता है वो क्वांटिटी सर्वेयर का होता है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये जितने भी प्रोजेक्ट के अंदर काम हुआ है उसकी जो तमाम क्वांटिटीज़ को वेरीफाई करना, कहाँ पे जो है वो एज़ पर BOQ बना है, कहाँ पे नहीं, कहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई हैं, क्वालिटी चेंज कर ली, स्पेसिफिकेशन में कोई चेंजिंग आ गई, वो तमाम चीज़ें वेरीफाई क्वांटिटी सर्वेयर करता होता है। वो उसके लिए तमाम जो रिकॉर्ड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स है वो साथ साथ लेता रहता है। तो और वो वही जो है वो IPCs जो होती हैं उनको वेट करता है, उनको साइट पे कॉन्ट्रैक्टर के साथ और एम्प्लॉयर के साथ मिलके उसको वेरीफाई करता होता है और उसकी बेसिस पे वो फिर इंजीनियर को भेजता है और इंजीनियर उस पर अपने वेरिफिकेशन देता होता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट रोल ये हो जाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट रोल जो कई जगहों पे चल रहा होता है, कई जगहों पे नहीं होता, वो होता है QC इंस्पेक्टर का। एक क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर होता है जो बेसिकली मोस्टली जो है वो जो मटेरियल की जो क्वालिटी है, स्टैंडर्ड्स हैं, स्पेसिफिकेशंस है और साथ साथ जो वर्कमैनशिप कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से है उसको वेट कर रहा होता है, उसको चेक कर रहा होता है डे बाय डे, टाइम बाय टाइम, फ्रीक्वेंटली, ताकि कोई भी चीज़ें जो हैं वो गलत ना हो और एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट, एज़ पर BOQ, एज़ पर स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड्स परफॉर्म होने चाहिए। तो ये बेसिकली 3 रोल्स हैं। इसके अलावा भी रोल्स हो सकते हैं लेकिन मेजर अगर आप देखेंगे तो ये रोल। अच्छा, जो आपका तीसरा क्वेश्चन है दैट इज़ रिगार्डिंग के कौन सा रिकॉर्ड चाहिए होता है इंजीनियर को जिसकी बेसिस पे वो तमाम जो उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर रहा होता है एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, और उस रिकॉर्ड में या डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो अब मैं आपको उसका आंसर करूँगा। उसमें बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस में, जैसे इनिशिएशन स्टेज है या टेंडरिंग की स्टेज है, फिर उसके बाद कुछ प्लानिंग की स्टेज है, कुछ एग्जीक्यूशन की स्टेज है, कुछ जो मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन हो गई या मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल हो गई उसकी स्टेज हो गई, और कुछ एग्जीक्यूशन से रिलेटेड डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंटेशन टाइम बाय टाइम बन रहे होते हैं। और जो डॉक्यूमेंटेशन मैं बता रहा हूँ ये बहुत जेनेरिक हैं। इसके अलावा बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती हैं जो डिपेंड कर रही होती हैं प्रोजेक्ट पे भी, कॉन्टेक्स्ट पे भी, जैसे मैंने पहले बताया था, इंडस्ट्री पे भी, गवर्नेंस पे भी। ये डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं इनको मिला के ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसमें जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रोग्रेस चार्ट्स। अगर आप एग्जीक्यूशन की बात करें तो उसमें जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हो गई, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हो गई, प्रोग्रेस चार्ट्स हो गए, उसमें जो जैसे अनवैल्यू मैनेजमेंट है कि क्या अब तक जो है ना स्केजुअल वेरिएंस क्या आ रहा है, कॉस्ट वेरिएंस क्या आ रहा है, इन तमाम की डिटेल्स आ गई। पिक्चर्स आ गई, कंप्लीशन की पिक्चर सामने आना चाहिए। अगर इंजीनियर वहाँ पे साइट पे मौजूद नहीं है तो उसको पता चलना चाहिए कि जो वो साइट पे क्लेम कर रहा है या जो वो प्रोग्रेस में बता रहा है तो वो पिक्चर से रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि ये चीज़ें वहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं। साइट के दौरान जो वेदर में चेंजिंग्स आ रही हैं तो वेदर रिपोर्ट्स वहाँ पे आनी चाहिए। जो साइट के दौरान जितने भी लेबर इन्वॉल्व है, मटीरियल या जो इसमें प्लांट इन्वॉल्व है उसकी डिटेल्स हो गई, लेबर हेड काउंट कितना है डेली का, मटीरियल या प्लांट्स कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी मशीनरी इन्वॉल्व है, उसका हेड काउंट डेली बेसिस पे, ताकि जो रिसोर्स हीट मैप है वो भी डेवलप हो सके और वो भी पता चलता जाए कि किस तरीके से प्रोजेक्ट प्रोग्रेस किया था और एंड में कहीं पे भी इसकी जहाँ पे यूटिलाइजेशन है उसकी यूटिलाइजेशन की जा सके। इसके अलावा जो है जो वेरिएशन ऑर्डर्स हैं, डिफरेंट जो प्रोजेक्ट के दौरान वेरिएशंस आई, चेंजिंग्स आती रहती हैं, उसका पूरा का पूरा लॉग रखना, वेरिएशन कहाँ कहाँ आई, क्यों आई, उसकी क्या रीजंस थी, वो अप्रूव हुई, डिसअप्रूव हुई, एम्प्लॉयर की तरफ से उस पर क्या कमेंट्स थे, वो तमाम चीज़ें उसका रिकॉर्ड रखना वो ज़रूरी है और उसके जो स्टेटसेस हैं उसको रखना ज़रूरी है। इसके अलावा डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट जो है ना वो मीटिंग्स हो रही होती हैं एम्प्लॉयर के साथ भी, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ भी, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ भी। उनके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हो गए उनको वो उसका रिकॉर्ड रखना, उसकी तमाम जो भी मिनट्स हैं, उसके जितना भी एजेंडा है वो तमाम उसको रिकॉर्ड करना वो भी ज़रूरी
ज़रूरी है। इसके अलावा जो साइट पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या कोई डैमेजेस हो सकते हैं, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एंड में जो एम्प्लॉयर होता है, अगर उसकी कोई चीज़ को नुकसान होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट का कई दफ़ा पार्ट होता है कि वो डैमेजेस कॉन्ट्रैक्टर ने पे करनी होती हैं, तो इसका भी रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। कुछ डैमेज ना हो, वो चाहे एम्प्लॉयर के एंड पे हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के अपने एंड पे हो, कोई किसी की हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई मसला ना बना हो। इंश्योरेंसेज और प्रीमियम का रिकॉर्ड लेना ज़रूरी है इस तरीके से। और जो मटेरियल की डिलीवरीज़ हैं उनका रिकॉर्ड, मटेरियल की जो टेस्टिंग हुई है वो तमाम रिकॉर्ड, स्टील का, सीमेंट का, क्रश का, जो डिफरेंट किस्म के टेस्ट हैं परफॉर्म किए हैं एज़ पर स्टैंडर्ड, उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं, क्या उसमें वेरिएशंस हैं, उस पर क्या आगे से डिसीजन लिया गया, क्या कोई चीज़ डिसमेंटल करवाई गई, वो तमाम चीज़ें हैं। अगर कोई चेंजिंग्स आ गई हैं, कोई डी वाटरिंग वगैरह करनी पड़ गई है, कोई डिसमेंटलिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ गई है, तो उसकी तमाम जो शॉप ड्राइंग्स हो गई हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी पूरी करना, उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे परफॉर्म कराना। और इसके अलावा जो साइट की डायरी है, साइट पे जो भी रिक्वायरमेंट्स हो रही होती हैं, डेली बेसिस पे जो चीज़ें चल रही होती हैं, वो तमाम के तमाम वहाँ पे लेके आना। ये तमाम जो है ना बेसिकली मेजर चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, मेजर डॉक्यूमेंटेशन है जो रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन मेजर यही होती हैं। इसमें जो ड्राइंग्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी ड्राइंग्स हैं, एज बिल्ड ड्राइंग एंड में जब आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, और तो उसकी एज बिल्ड ड्राइंग भी डेवलप करना कि पहले हमारा ये डिसाइड हुआ था और एंड में जाके ये ड्राइंग्स हमारी फाइनल है, उनको फिर आर्किव करना और एक फ़ोल्डर बना देना। तो ये तमाम जो है ना इंजीनियर्स की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो होपफुली जो आपका थर्ड क्वेश्चन था उसका भी मैंने एक रीज़नेबल आंसर दिया है।